फाइनेंस कमीशन को जिक्र करते हैं। पहले इनके हम संवैधानिक प्रावधानों पर डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का जिक्र आता है। क्या आता है आर्टिकल 280, क्या बोलता है संविधान का? प्रेसिडेंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एवरी 5 ईयर हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपति हैं जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पिछले जो थे वो थे 14th फाइनेंस कमीशन, ओके, जिनकी रिकमेंडेशंस कंप्लीट हो जा रही थी 2020 में। 2020 1 अप्रैल से लेकर के 2025 31 मार्च तक रिकमेंडेशंस आनी है इस 15th फाइनेंस कमीशन की। पिछला फाइनेंस कमीशन था YV रेड्डी फाइनेंस कमीशन, 14वां फाइनेंस कमीशन, 14वां वित्त आयोग। इस बार का फाइनेंस कमीशन है NK सिंह। लेकिन इस फाइनेंस कमीशन के तहत 5 नहीं 6 बरस के लिए प्रावधान दिए जाएंगे, 6 ईयर, माने 2026 31 मार्च तक। रीजन खूबसूरती से बताएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा, ओके। लेकिन पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन बनाता है फाइनेंस कमीशन? राष्ट्रपति। प्रावधान कहां गिवन है? संविधान में खुद, आर्टिकल 280। और पहला फाइनेंस कमीशन कब बना? 1951। और ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है? 15th। एज इट इज ही ये क्वेश्चन आते हैं। अब क्या कहते हैं, क्या क्या आता है समझिए। क्या करता है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द, रेकमेंड करते हैं। अब प्रेसिडेंट ने बनाया है तो प्रेसिडेंट को ही रेकमेंड करेंगे। किस संबंध में, किस रिलेशन में? ये पॉइंट, पहला पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस विच आर टू और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। यानी कि वो टैक्सेस जो टैक्सेस सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होने बनते हैं, सारे नहीं, वो टैक्सेस जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होने बनते हैं, उन टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि सेंटर से स्टेट्स को कैसे जाएगा। इट इज़ कॉल्ड द वर्टिकल स्प्लिट। और स्टेट्स के बीच में फिर वो जो हिस्सा कट के गया है, जैसे एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़े का कितना टुकड़ा कट के राज्यों में चला जाएगा, फिर उस कटे हुए टुकड़े के कितने टुकड़े राज्यों में बटेंगे। किसी को छोटा टुकड़ा आएगा, किसी को बड़ा वाला टुकड़ा आएगा, उसे कहते हैं शेयरिंग। वो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है। लेकिन ये जो कट के गया है ये वर्टिकल स्प्लिट है। तो वर्टिकल स्प्लिट एंड हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होती है, ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होती है उन टैक्सेस में जो टैक्सेस डिवाइड होने बनते हैं। नेट प्रोसीड शब्द का अर्थ समझ आ जाएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो मैं दोबारा लाइन पढ़ता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस विच आर टू और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स। केंद्र राज्य के बीच में, राज्य के बीच में, ओके। अगला, the principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund in India। यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यों को ग्रांट्स इन एड दी जाती हैं। देखिए, टैक्सेस तो में डिवीजन तो दे ही दिया, इसकी एड में, इसकी मदद समर्थन में ग्रांट्स भी दी जाती हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती हैं। वो ग्रांट्स कितनी दी जाएं, किन सिद्धांतों पर दी जाएं, कौन कौन सी दी जाएं, यह भी तय करता है फाइनेंस कमीशन। यह भी बड़ी बात है। एज इट इज ABCD ऑप्शन आएगा, लिख देना। अगला, एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। वेरी गुड। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि फाइनेंस कमीशन सिर्फ और सिर्फ एक इनेबलिंग बॉडी नहीं है जो केंद्र और राज्य के बीच में कैसे टैक्सेस का बंटवारा हो इसी प्रोसेस को इनेबल करता है। नो,
ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के तौर पर काम करते हैं और प्रेसिडेंट इन्हें टर्म ऑफ रेफरेंस TOR के तहत ऐसे भी रेफरेंसेस सबमिट कर सकते हैं कि कैसे फाइनेंसेस को साउंड किया जाए, आप उसके लिए भी सुझाव दें। और जैसा जैसा मैं फाइनेंस कमीशन पढ़ाऊंगा आगे आगे आपको फीलिंग आ जाएगी कि फाइनेंस कमीशन का एक एक कदम साउंड फाइनेंस की दिशा में बढ़ रहा है और एक एक पैसा कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज हो इस कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि संविधान बनाने वालों ने हर संस्था ऐसी बनाई है कि उसमें इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डाले हैं कि जब समय आएगा, जब वो बॉडीज़ एनलाइटन होंगी, जब वो स्ट्रॉन्ग होंगी, डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, हर बॉडी अपने अपने उस राइट को यूज़ करेगी तो वो इतनी अटमोस्ट रेलेवेंट हो जाएगी अपने कॉज को लेकर के कि उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन और उस समय के टाइम को ये सर्व कर पाएंगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी रिडंडेंट नहीं हुआ इंडिया का, ये खासियत है। आगे आ जाता है द कमीशन शैल डिटरमिन the procedure and shall have such powers in the performance of their functions as parliament may by law confer on them। और पार्लियामेंट ने जो जो काम इसे करने को दिए हैं उन कामों के निर्वहन करने के लिए अपने प्रोसीजर्स एंड अपनी पावर्स को ये डिसाइड करता है। द कमीशन शैल डिटरमिन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का कंसेप्ट तो दे दिया, लेकिन उस फाइनेंस कमीशन के पास किस तरह की शक्तियां होंगी काम करने को लेकर के वो पार्लियामेंट निर्धारित करेगी और वो पर्टिकुलरली फाइनेंस कमीशन उन शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने काम को कैसे निर्धारित करता है, डिटरमिन करता है, वो फाइनेंस कमीशन तय कर सकता है। इस आर्टिकल 280 के बाद दूसरा आर्टिकल है 281। तो फाइनेंस कमीशन से जुड़े यहाँ पर दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 280, आर्टिकल 281। आर्टिकल 281 क्या कहता है? इट इज़ रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्या है ये? द प्रेजिडेंट हैज़ टू ले द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड इट्स एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को अपनी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करता है और राष्ट्रपति फिर उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में प्रेजेंट करवाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आर्टिकल 281 के तहत होता है। कमीशन के अंदर कुल 6 लोग होते हैं, जिसमें से एक कमीशन के चेयरमैन होते हैं जो हैं इस समय NK सिंह, एक कमीशन के सेक्रेटरी होते हैं, 4 कमीशन के मेंबर होते हैं। कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो या तो हाई कोर्ट जजेस की कैपेबिलिटी रखते हों बनने की या उनकी पोजीशन पर पहुंचने की क्वालिफिकेशंस रखते हों, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा उनके निकालने की, उसको किस बेसिस पे निकाला जा सकता है, कितनी सैलरीज दी जा सकती हैं, कितने अलाउंसेस, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। निकालने के ग्राउंड वही हैं, मिसबिहेवियर की कंडीशन यहाँ पर दी गई है, इनकैपेसिटी की कंडीशन यहाँ पर दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस कमीशन 5 साल के बाद ही बनेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो चाहे तो 5 साल पूरे होने से पहले भी फाइनेंस कमीशन ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि 5 साल तक उसके रिकमेंडेशन चलेंगी, अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल पहले भी ख़त्म किया जा सकता है और दूसरा फाइनेंस कमीशन बनाया जा सकता है, उसकी सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। पहली बात समझ में आई? एवरी 5 ईयर तो बोला है, लेकिन बिफोर दैट भी हो सकता है। इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द प्रेजिडेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब सबसे बड़ी बात, फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन द नेचर, नॉट ऑब्लिगेटरी। केंद्र सरकार इसे माने या ना माने, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एडवाइजरी है, सरकार के ऊपर बाउंड नहीं है। सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं गिवन कि ये रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, ये एडवाइजरी कैरेक्टर की हैं। मतलब ये केंद्र सरकार का एक विवेक है कि वो कितनी शर्तें मानती हैं और राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है कि वो बाउंड कर दे केंद्र सरकार को कि आप फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मानिए। इस तरह का प्रोविज़न अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो फाइनेंस कमीशन का रोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाना। और अब हम उस कॉन्टेक्स्ट में, हमने ये प्रावधान सारे देख लिए, हमने ये समझा। ध्यान रखें, पॉलिटी नहीं चल रही, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में होता तो 2-4 बारीक बातें और करते, लेकिन इतना पर्याप्त है, हमने ये किया। अब हम समझते हैं इसके फाइनेंस कमीशन 15th के प्रोविजंस के बारे में, जो प्रोविजंस अब मैं आपको लिख करके बताऊंगा। आज के लेक्चर में क्या रहेगा कि मैं
पहले मेन पॉइंट्स यहाँ लिख दूंगा, उसके बाद फर्दर पॉइंट्स के लिए हम कैमरा रोल रोकेंगे नहीं, मैं डिलीट करूंगा और नया पॉइंट लिखूंगा, तो लिखते लिखते ही समझाऊंगा भी और आगे भी बढ़ेंगे, फिर जा करके फाइनेंस कमीशन खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिपोर्ट में से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं निकाल करके लाया हूँ, रोको। फाइनेंस कमीशन के विषय में चलिए अब इन चीज़ों को समझते हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये 15th फाइनेंस कमीशन है, मैंने बता दिया। राष्ट्रपति ने इसे कब बनाया था, ध्यान से समझिए, 27 नवंबर 2017 को इसे बना दिया गया था, क्योंकि अगर इसके प्रोविज़न 1 अप्रैल 2020 से लागू होने हैं तो फिर 2 साल तो इसे काम करने के लिए भी चाहिए, 3 साल, तो 2-3 साल इसे काम करने के लिए लगते हैं, जिसमें ये बहुत ही एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास जा करके, अलग अलग थिंक टैंक्स के साथ जा करके, डिफरेंट एक्सपर्ट पैनल्स के साथ मिल करके, हाई लेवल जो स्टेक होल्डर्स हैं, अकेले स्टेक होल्डर के पास जा करके, इन सभी चीज़ों में इसे एक्सटेंसिव फील्ड वर्क करना पड़ता है, तब जा कर के फाइनेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आती है और फिर वो 5 साल के लिए काम करती है। अब इस बार ऐसा क्या हो गया कि फाइनेंस कमीशन ने जो अभी 15वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में सिर्फ पहले 1 साल का ही प्रोविज़न रखा गया है, यानी कि ये 2020 1 अप्रैल से 2021 31 मार्च तक ही लागू होने वाली रिकमेंडेशंस है अभी। इसके बाद आएंगी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और जो 2021 1 अप्रैल से 2026 31 मार्च तक के लिए होंगी। ऐसी परिस्थिति क्यों आन खड़ी हो गई इस बार फाइनेंस कमीशन के साथ सामने कि वो 3 साल का काम करने के बावजूद भी इस बार एक प्रोविजनल अरेंजमेंट लेकर के आए 1 साल के लिए। और मेजॉरली ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि यही इकोनॉमिक सर्वे का कोर होगा, यही बजट का भी कोर है, और भारत में अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है उसका कोर यही है, और MCQs यहीं से आएंगे अगर आपने चेन बनानी सीख ली, कंसेप्ट जोड़ने देख लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इस बार रिकमेंडेशंस रहेंगी फाइनेंस कमीशन की, 90 to 95% अगले 5 साल के लिए वो रिटेन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ईयर आपको इस पर वर्क दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बस आप फ्यू न्यू चेंजेस ऐड करें और आगे बढ़ें। चलिए समझते हैं। मेरा पहला ही क्वेश्चन ये है कि व्हाई लेट। इसको इस बार 2019 नवंबर के अराउंड रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी थी, रिपोर्ट सबमिट करने में भी ये लेट हुआ, पहली बात। और रिपोर्ट भी इसने 1 साल के लिए की है, पूरे आगे 5 साल वाले के लिए नहीं। उसका कारण तो व्हाई लेट, इसमें सारे जवाब छुपे हुए हैं। पहला है द 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज़। आप जानते हैं पहले एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, और इस बार वो उस राज्य की जगह पर 2 यूनियन टेरिटरीज़ निकल करके आई हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ऐसे में पहले उनका शेयर जो स्टेट्स का जो कंप्लीट डिविजिबल पूल जो उसको मिल जाता था, उसमें से जम्मू कश्मीर राज्य का शेयर 0.85% हुआ करता था, जिसे इस बार बढ़ा करके 1% के अराउंड माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसके अपने ही तरह के डिफेंस चैलेंजेस हैं, बहुत यूनिक कंडीशन से वो आगे चलेगी, टर्बुलेंस है, टर्मोइल है, और उसे मैनेज करना है। इसकी वजह से अब ये जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, इस पर केंद्र सरकार के ऊपर अधिक बोझ क्या पड़ता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी यूनियन के अंडर आ जाती है। इसमें डिफेंस चैलेंजेस क्या क्या इनहेरिटेड हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए, सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए कितना रेवेन्यू जनरेट होने का पोटेंशियल है, ये सब देखना ज़रूरी था, और ये सब यकायक ही हुआ है। इस वजह से फाइनेंस कमीशन के जो समीकरण थे, जो उसके असेसमेंट्स थे, वो असेसमेंट्स हिले, इसकी वजह से अब वह समय चाह रहा है। अगला है ग्लोबल सिनेरियो इज़ अनप्रिडिक्टेबल। फाइनेंस कमीशन ने सिंक्रोनाइज्ड स्लो डाउन वर्ड यूज़ किया है। याद रहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जब बजट पेश किया गया, गलती से एक बार भी वर्ड स्लो डाउन यूज़ नहीं हुआ है कहीं पर भी, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने तकरीबन अपने हर एक्सप्लेनेशन में स्लो डाउन को एड्रेस किया है, ग्लोबल और इंडियन दोनों स्लो डाउन को, रीजनल स्लो डाउन को भी। तो वो ये कह रहा है कि ग्लोबल लेवल पर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखी गई है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के वो अलग अलग कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण उन्होंने यही बताया है कि ऑल इन ऑल पूरे ग्लोबल लेवल पर एक डिमांड लेवल पर क्रंच देखा जा रहा है, मांग की कमी भारी देखी जा रही है। ये एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि आगे आने वाले जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो मिली थी 2017, तो 2017 से 2020 के बीच में फाइनेंस कमीशन को टर्बुलेंसेस फेस करनी पड़ी, इंटरनेशनल लेवल पर वेरी करती इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ये आगे सारे और डिटेल में एक्सप्लेन होंगे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं, यानी कि ईरान के ऊपर आक्रमण अगर हम देखें अमेरिका का और ईरान का रिटेलिएशन, ईरान का गल्फ़ ऑफ पर्शिया में ऑयल से भरे हुए कंटेनर्स और टैंकर्स के ऊपर आक्रमण कराना, चाहे वो होठी ट्राइब्स हों या कोई भी सेगमेंट हो, इससे क्रूड के ऊपर एक ख़तरा है। यानी कि साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, वहाँ पर अगर किसी तरह का ख़तरा आता है, उस खतरे की वजह से सिंपली जो एनर्जी है, यानी कि जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड है, उसकी सप्लाई पे खर्चा आता है, वो बाधित होती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। इसकी वजह से उसकी कीमतों में असर आता है। और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो एग्जिस्ट कर रही हैं पूरे वर्ल्ड में, उन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की प्रोडक्शन के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्रूड काउंट होता है। ऐसे में उनके प्रोडक्शंस के कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि वो कितना महंगा पैदा कर रहे हैं या कितना सस्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या रहने वाली है, इसी पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पर बायर की डिमांड क्या रहने वाली है, इसी पे डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या रहने वाला है, ईरान अमेरिका क्या क्या सैंक्शंस लगाने वाला है ईरान के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर, ईरान रिटेलिएशन में क्या क्या कर सकता है। तो क्रूड के प्राइसेस से जुड़े होते हैं किसी भी कंट्री के सब्सिडीज़। जैसे भारत बड़े पैमाने पर 3 सब्सिडीज़ पे खर्चा करता है, फूड, फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोलियम। ऐसे में क्रूड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। अगर इंटरनेशनल टर्मोइल की वजह से उसका सीधा सीधा असर आपके सब्सिडी बिल पे पड़ता है, और सब्सिडी सीधा सीधा आपके खर्चों का एक हिस्सा है। इसकी वजह से ये तय कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है, अनसर्टेनिटीज़ है कि इंटरनेशनल कंडीशंस क्या बनी हुई हैं। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, चाहे वो प्राइस वाइज, चाहे इन्फ्लेशन वाइज, चाहे सब्सिडी वाइज, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चरिंग वाइज, और चाहे कंज्यूमर के एंड पे डिमांड वाइज। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और ये सारी फिर इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टेड हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर इनकम से स्टेबल रहेंगी तो ही टैक्स आएगा, और टैक्स में ही डिवीज़न की बात हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ टैक्स डिवीज़न जो है वो बोगस हो सकता है, हाईली एस्पिरेशनल हो सकता है। या तो एक हैंड पे वो काफ़ी एस्पिरेशनल हो जाएगा कि आप अंदाज़तन काम करेंगे पॉजिटिव होकर, या एक तरफ आप बहुत ही कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। तो फाइनेंस कमीशन ना ओवर एस्पिरेशनल होना चाहता था, ना ओवर कंजर्वेटिव होना चाहता था। इसकी वजह से उसने 1 साल का प्रावधान दिया, बाकी 5 साल के लिए अभी हाथ को खींच लिया। इसका तीसरा रीज़न उन्होंने कहा कि जो ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में, इस ट्रेड वॉर ने भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रखी है। क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का भविष्य आगे क्या आने वाला है, कब ये ख़त्म होने वाली है, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस भी अप डाउन होते हैं। क्योंकि जब ट्रेड वॉर चलेगी दोनों देशों के बीच में, उसकी वजह से नेचुरल सा एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्स्ट्रक्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा चाइना जो अमेरिका से आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा जो चाइना से आ रही हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज चाइना में जाकर प्रोडक्शन करती हैं, सस्ती लेबर, सस्ता लैंड, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और नरम कानूनों की वजह से। ऐसे में उनका प्रोडक्ट जब वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो अमेरिका एक लार्जेस्ट कंज्यूमर के तौर पर भी है। जब वहाँ पर अमेरिकन टेरिटरी में वो प्रोडक्ट एंटर हो रहा है जो चाइना में बना है, उस पर अगर अमेरिका अच्छी खासी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा तो उन कंपनियों को नुकसान होगा। इसलिए इस तरह के टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर में कंपनियों की प्रोडक्शन सफ़र करती है, क्योंकि मांग सफ़र करती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज़, ट्रेड एम्बार्गोज लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से पैदावार सफ़र होने से एनर्जी की रिक्वायरमेंट की कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्रूड, जिसे अब क्रूड कहते हैं, ब्रंट कहते हैं, इनकी कीमतें गिरती हैं। इसकी वजह से शेयर बाज़ार थर्रा जाते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और इसका इन्वर्स जब भी आप देखेंगे कि ट्रेड डील होने वाली है, जब भी आप देखेंगे कि दोनों में करार होने वाला है, तभी आप सर्ज करेंगे, एकदम से सर्ज दिखेगा क्रूड में। क्रूड के प्राइसेस एकदम सर्ज करेंगे, क्योंकि फिर ये उम्मीद होगी कि अब प्रोडक्शन बढ़ेगी, अब इंडस्ट्री बढ़ेगी, अब क्रूड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब क्रूड सस्ता होगा, जब ट्रेड में प्रॉब्लम आ जाएगी, तब सारा इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन्स में जाता है, जो कि गोल्ड। तो एकदम से गोल्ड के प्राइसेस सर्ज करेंगे। जो पीछे लगातार आप देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस कहाँ चला गया, और आप देख पा रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त वे में गोल्ड का प्राइस एवरी डे टर्बुलेंट बना हुआ है। वो सीधे सीधे वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन को रिजेंबल कर रहा है, जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। और पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ इंडिया और द डेवलपिंग रीजन पूरा आपस में सिंक हो चुका है। इसलिए इसे एक सिंक्रोनस स्लो डाउन के तौर पर देखा गया है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्लो डाउन। इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 3% जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड के लिए इमेजिन की है, 2008-9 के स्लो डाउन के बाद सबसे लोएस्ट मानी गई है। आई बात समझ में? तो अनप्रेडिक्टेबल एटमॉस्फेयर है वर्ल्ड लेवल पर। अगला है इकोनॉमिक स्लगिशनेस इन इंडिया। इंडिया में एक इकोनॉमिक स्लगिशनेस देखी गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2018-19 की अगर मैं बात करूं तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% था। लेकिन 2019-20 के लिए, यानी कि जब फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस प्रिपेयर कर रहा था 2019 1 अप्रैल से 2020-31 मार्च के बीच में, जो प्रिडिक्शन आ रही है वो जीडीपी की 6% के अराउंड आ रही है।
ऐसे में भी लास्ट क्वार्टर्स के अराउंड जा करके जीडीपी बहुत ज़बरदस्त वे में फॉल हुआ है, जो 5% से घट करके बाद में 4.5% तक भी चला गया था। ये रियल जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी नहीं है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो वो करंट प्राइस पे होती है, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन वाला कंटेंट भी जुड़ा रहता है। लेकिन जब आप रियल जीडीपी की बात करते हैं तो वो करंट प्राइस पे नहीं होती, वो बेस प्राइस पे होती है, उसमें से इन्फ्लेशन वाला फैक्टर आपने निकाला होता है। इसको भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। सपोज़ कीजिए कि जीडीपी कैसे होती है, जीडीपी कैसे काउंट होती है। सपोज़ कीजिए 2 गुड्स पैदा हुई, यानी कि एक पैदा हुआ मार्बल, एक पैदा हुई वुड। उन दोनों गुड्स की एक कीमत है मान लीजिए 100 रुपये, और उसी गुड्स के ऊपर काम करने के लिए 2 सर्विसेज पैदा हुई। एक स्टोन वर्कर आया मार्बल लगाने के लिए, और एक आया कारपेंटर वुड पे वर्क करने के लिए। इन्हों दोनों ने भी काम करने के लिए पैसे 100 रुपये लिए। अब 100 रुपये 2 सर्विसेज का और 100 रुपये 2 गुड्स का जोड़ेंगे तो 400 रुपया। तो 400 रुपये की हो गई जीडीपी, टोटल जीडीपी हो गई 400 रुपया। लेकिन ये 400 रुपये जीडीपी, अब अगर ध्यान से समझो कि मान लो महंगाई ही हो रखी है बहुत ज़बरदस्त, और मार्बल हो रखा है 150 का, और यहाँ पर वुड हो रखी 150 की, इसी तरह से सर्विसेज हो रखी 200 रुपये की। तो 400 रुपये सर्विसेज का हो गया और 300 रुपये वो हो गया 700 रुपये। कहाँ जीडीपी 300, कहाँ जीडीपी 400 थी, कहाँ जीडीपी 700। तो ये एक्चुअली में प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ नहीं हुई, उतना ही मार्बल यूज़ हुआ, उतनी ही वुड यूज़ हुई, उतनी ही सर्विसेज दोनों ने दी। तो बिना गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज़ के भी जीडीपी वैल्यू बढ़ रहा है। इसमें इन्फ्लेशन का कंटेंट काफ़ी है, एक्चुअल लेवल पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, जबकि प्रोडक्शन का बढ़ना ही रोज़गार का आधार है, और रोज़गार की वजह से लोगों के जेब में पैसा आएगा, और वो उस वे में अगर ग्रोथ रिजेंबल हो रही है तो इट इज़ अ डिफरेंट ग्रोथ। तो क्या इन्फ्लेशन, क्या करंट प्राइसेस की वजह से जीडीपी तो नहीं आ रही, इसकी वजह से हमें उसे इन्फ्लेशन का फैक्टर डिलीट करना पड़ता है और हमें बेस प्राइस उठाना पड़ता है। तो इसलिए वो होती है अल्टीमेटली नॉमिनल जीडीपी, जिसमें इन्फ्लेशन का कंटेंट भी गिवन होता है, लेकिन रियल जीडीपी में से इन्फ्लेशन फैक्टर माइनस होता है, महंगाई दर निकाली जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे ताकि एक्चुअली में पता लग सके कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। आई बात समय में, इकोनॉमी में हमने ये डिटेल में समझाया है अपने लेक्चर्स के दौरान। तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो इंडिया में एक इकोनॉमिक स्लगिशनेस नज़र आ रही है, और उस इकोनॉमिक स्लगिशनेस के क्या क्या कारण यहाँ पर देखने को मिले हैं। बड़े लेवल पर इंडिया बहुत सारी चीज़ों से जो जूझ ही रहा था 2011-12 के एंड पर, अगर हम देखें इंडिया के लेवल पर, तो एक प्रॉब्लम तो आपको नज़र ही आ रही थी, वो ये थी कि पॉलिसी पैरालिसिस का सिचुएशन चल रहा था। प्रोजेक्ट्स से सैंक्शन नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से वहाँ पर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन दिखा। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ आपको और नई समस्या जूझनी पड़ी। एनपीए का प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं चल पा रहे, उन्होंने बैंकों से लोन ले रखे हैं, वो बैंकों का पैसा वापस नहीं कर पा रहे। ऐसे में बैंकों के जो एसेट्स थे, उन्होंने लोन की फॉर्म में जो पैसा दे रखा था, जिस पे उन्हें इंटरेस्ट आना था, वो नहीं आ पा रहा है, तो उनकी भी बैलेंस शीट नेगेटिव में जा रही है। और जिन कंपनियों को उन्होंने पैसा दे रखा था, उनके भी प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पा रहे हैं, तो उनकी भी बैलेंस शीट नेगेटिव में है। इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के साथ जोड़ करके देखा गया कि दोनों की बैलेंस शीट प्रॉब्लम में है, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक में है। ये सारी चीज़ों के अलावा एक समस्या जो देखी वो 2018 बिगनिंग से शुरू हुई, वो हुई हाई लेवल डिमांड क्रंच। आपने 2018 से एक चीज़ नोटिस की कि डिमांड में बहुत भारी कमी आ गई, जिसकी वजह से सफ़र करा आपकी कंट्री का ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसकी वजह से सफ़र करा गारमेंट सेक्टर, जिसकी वजह से सफ़र ऑटोमोबाइल, गारमेंट, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेगमेंट सफ़र हुए क्योंकि मांग में कमी आई। ये ट्रेंड 2018 से शुरू हुआ। इसके कई सारे कारण हैं, हमने इकोनॉमिक स्लो डाउन के लेक्चर में बताया है। तो इस तरह से एड्रेस करता है फाइनेंस कमीशन की एक इकोनॉमिक स्लगिशनेस देखी जा रही है भारत में। इससे एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत से मेजर्स लिए हैं इससे रिकवर करने के लिए। उन मेजर्स का इम्पैक्ट आने तक हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर के चलना पड़ेगा, ताकि हम गलत प्रेडिक्शन ना कर दें अगले 5 साल के लिए, क्योंकि मेजर्स ट्रांजिशन फेज़ में हैं। शॉर्ट टर्म में नुकसान दिखा रहे हैं, लेकिन मीडियम टर्म में फ़ायदा दिखाएंगे। तो ऐसे में हम शॉर्ट टर्म के नेगेटिव्स को देख करके अगर बहुत ही कम वितरण करें टैक्सेस का, तो भी प्रॉब्लम की बात आ जाएगी। लेकिन अगर हम मीडियम टर्म के बेनिफिट्स को इमेजिन करके बहुत ही लिबरल कर दें, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तो व्यवहारी होने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए वेट करना अनिवार्य है। वीक रेवेन्यू कलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फाइनेंस कमीशन के सामने एक चीज़ ये निकल करके आई कि रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी वीक चल रहा है, जिसकी वजह से एक फिस्कल रिस्क है। फिस्कल रिस्क क्या है? सरकार का देखिए अपना एक सिस्टम ये है कि उसकी एक इनकम है, आमदनी है, जिसे उसका रेवेन्यू कहते हैं, और उसका एक एक्सपेंडिचर है, उसका एक खर्चा है। अब जब आमदनी से खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ये पूरे आमदनी और खर्चे वाले सिस्टम को कहते हैं फिस्कल।
अब जब आमदनी से खर्चा ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिस्कल कंडीशन रिस्क में चली जा रही है। इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन वीक है, जिससे फिस्कल रिस्क की एक कंडीशन बनी हुई है। और ये क्यों हो पा रहा है उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जीएसटी कलेक्शन नियरली 1 लाख करोड़ रुपए से शॉर्ट रहा है 2018-19, 19-20 के दौरान। यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन जो एक्सपेक्टेड रखा गया था उस एक्सपेक्टेशन से 1 लाख करोड़ कम चल रहा है। टोटल रेवेन्यू फॉरगॉन, यानी कि सरकार के द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में अभी 2019 के दौरान कॉरपोरेट टैक्स के अंदर कुछ रियायतें दी गई थी। उस रियायतों के तहत जब कॉरपोरेट टैक्स में रियायतें आप देते हैं तो कॉरपोरेट टैक्स सीधा सीधा इनकम टैक्स का हिस्सा है। एक तरह का इनकम टैक्स वो जो कंपनियां अपने मुनाफे से भरती हैं और सरकार की आमदनी का ज़रिया है। आपने जब उसमें रियायतें दी हैं, कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की हैं, यानी कि आपने टैक्स कट लगाया, टैक्स कट की कई तरह की आपने स्लैब्स रखी थी कि वो जो लोग कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, वो जो टैक्स एग्जम्पशंस लेते हैं उनको वो टैक्स कट नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग नहीं लेते हैं वो नए टैक्स रिजिम को अपना सकते हैं कॉरपोरेट टैक्स कैटेगरी में। इसकी वजह से सरकार को अपना रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जो कि 1.45 लाख करोड़ था, जो कि जीडीपी का 0.7% था। इसी वजह से भी कहा जा रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन वीक चल रहा है। इस वजह से भी फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि जस्ट वेट एंड वॉच, इसका एक्चुअल असर मुझे होते हुए देखने दो कि कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन अगर कम किया है तो कितनी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ बेटर वे में फर्दर फिर वो बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, जिस इन्वेस्टमेंट की वजह से रोज़गार पैदा होगा, लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट आएगी, इसकी वजह से लोग स्पेंडिंग करना शुरू करेंगे। उसकी वजह से लोगों की जब स्पेंडिंग होनी शुरू हो जाएगी तो डिमांड रेज़ होगी, और जो एक डिमांड बॉटलनेक चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर सप्लाई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की मांग होगी, बैंक एंड इंश्योरेंस फाइनेंसेस की मांग होगी, रोज़गार की मांग होगी। तो फिर एक अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ेगा और फिर से अर्थव्यवस्था में आमदनी आएगी तो कॉरपोरेट्स को भी इनकम बढ़ेगी, इंडिविजुअल को भी इनकम बढ़ेगी, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ेगी, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ेगी। तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है कल को, जब वो सारा असर देखेगा जो कॉरपोरेट को टैक्स के रूप में हमने माफ़ करके दिया है। और हो सकता है कि ये असर अभी दिखे ही ना, क्योंकि टैक्स बेनिफिट का कॉरपोरेट इस तरह से भी लाभ उठाएं कि वो अपनी पुरानी लाइबिलिटीज़ को ही उतारें, वो जो पुरानी उनकी बैलेंस शीट्स ब्लीड कर रही हैं वो उन्हें सुधारने में लग जाएं, अपने शेयर होल्डर को वो बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दें। इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं उसके आउटकम अभी आएंगे, वेट एंड वॉच, वी हैव टू वेट कि असल में होता क्या है। इसके अलावा आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इन सालों के दौरान, इन ईयर्स के दौरान 2015 से ऑनवर्ड अगर आप आज तक देखें, इकॉनमी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के दौर से गुजरी है, और उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सीधा असर हो रहा है इस बात पर कि फाइनेंस कमीशन देख रहा है कि इसका असर सीधा रेवेन्यू पे पड़ रहा है, इसका असर डिमांड पे आ रहा है, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, इसका रेवेन्यू यानी कि जीएसटी और बाकी कलेक्शन पे, डिमांड यानी कि लोगों के द्वारा मांग, इसका असर प्रोडक्शन पर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा है, इसका असर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे हो रहा है। ये सारे असर अभी छन करके आने ज़रूरी हैं, अभी दिखना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने वन बाय वन बहुत जल्दी उधर से मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए हैं, जिनका असर अभी दिखने में समय लगेगा। तो कॉशियस होकर के चलना चाहता है फाइनेंस कमीशन। कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पर किए हैं, अब उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के आए हैं। इसके तहत क्या होने वाला है, देखिए अब सरकार ने कदम उठाया न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसमें यह किया गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे पेग किया गया था इन्फ्लेशन के साथ। मैंने इसके विषय में भी आपको पढ़ाया था कि इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक साथ चलेंगे, यानी कि सरकार ने टारगेट रखा था कि इस सीमा से अधिक इन्फ्लेशन हम किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देंगे, और आरबीआई फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में मॉनेटरी पॉलिसी अपनी फॉलो करता रहा। यानी कि इस लंबे समय के दौरान अगर मैं देखूँ, एक चीज़ आपके सामने रही होगी, महंगाई दर कंट्रोल में रही। कई बार नेचुरल बेनिफिट ये मिले कि शुरुआत में क्रूड सस्ता था, उसका लाभ मिला, लेकिन एक चीज़ ये रही कि मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ताई रखी आरबीआई ने, उसे उतना इजी नहीं किया। इसकी वजह से महंगाई दर के काबू में भी रहने का एक हमें एविडेंस मिला। लेकिन ये जो इतने स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने चेंज किए हैं, इनका एक्चुअल आउटकम आते समय लगना है। इसकी वजह से कॉशियस होकर के चल रहा है फाइनेंस कमीशन। आगे है बैंकरप्सी कोड। आप 2016 में बैंकरप्सी कोड लेकर के आए, मैंने आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और इस कोड के ऊपर हमारे स्टूडेंट जो लंदन बेस्ड रिसर्च थिंक टैंक से कनेक्टेड है, उन्होंने इस पे लेक्चर भी दिया था, हमने उसे पुटअप किया है अपनी एंडोर्समेंट के साथ। तो इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत आपने जो बॉटलनेक्स थे बैंक के लेवल पर कि वो अपनी रिकवरी नहीं कर सकता था, इसे 2016 में लागू किया, लेकिन एक्चुअल में ये काम करना हुआ शुरू प्रभावी तौर पर 2017 से।
अब 2017-18 रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया चल रही है, कंपनियों को ऑन बोर्ड लाया जा रहा है कि आप वापस करिए अपना ऋण। उसका कुमुलेटिव इफेक्ट नज़र आएगा 2019, 20, 21, 2020 में ये क्लियर होने लग जाएगा, क्रिस्टलाइज। अब 2017 में बनाया आपने फाइनेंस कमीशन, 2016 में लेकर के आ रहे हैं आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसका खुद का असर शुरू होगा 2017 मिड के बाद से। ऐसे में फाइनेंस कमीशन और बैंकरप्सी कोड साथ साथ आ रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए बैंकरप्सी कोड को देखना चाहता है कि एटलीस्ट 3-4 साल के प्लेटफॉर्म के बाद ये क्या आउटकम यील्ड करके दे रहा है। उसके प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर जो यील्ड आने शुरू हो जाएगी 2019-20 में, उस प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक 5 ईयर की असेसमेंट कर पाएंगे कि ये किस ट्रेंड में रिजल्ट यील्ड करने वाला है आने वाले दिनों में। उस बेसिस पर फिर वी विल डिस्कस कि कैसी हेल्थ रहने वाली है बैंक्स की, किस तरह से वो लेंडिंग आगे करने वाले हैं, कितनी ईजी अवेलेबिलिटी होने वाली है मार्केट में लिक्विडिटी की, कितनी ईजिली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लोन मिलने वाले हैं, जिनके बेसिस पर वो अपना निर्माण कार्य करने वाले हैं। फिर उसी के बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्सेस जनरेट होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये सारा कनेक्टेड रहता है, इसलिए अभी इसका असर देखना बाकी है। डीमोनेटाइजेशन आपने किया 2016 में, ये भी हो गया 8 नवंबर। अब देखिए सब साथ हो रहा है, बैंकरप्सी कोड, डीमोनेटाइजेशन, और डीमोनेटाइजेशन के तौर पर इतने बड़ी संख्या में पैसा आपने वापस खींचा, वो पैसा वापस में फ्यूज़ हुआ। अब एक लेवल पर यह भी माना जाता है कि डीमोनेटाइजेशन के पहले जो मांग थी वो एक तरह की ब्लैक मनी ओरिएंटेड मांग थी, और बड़े पैमाने पर एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी भी चल रही थी। ऐसे में अब ये माना जाता है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से एक नया तरह का सिस्टम उभर करके आया कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टैक्सेस का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो डीमोनेटाइजेशन के शौक से उभरना अभी ज़रूरी है, क्योंकि उस समय में ट्रांजिशन फेज़ में शुरुआती तौर पर छोटे उद्योग धंधों को धचका लगा। जो छोटे कामकाजी लोग थे, जो छोटे उद्योग धंधे थे, वो डिमोनेटाइजेशन की उस आंधी में उतने सर्वाइव नहीं कर पाए। इसकी वजह से वो वापस से सरकार के द्वारा उठाए सकारात्मक कदमों की वजह से फिर से स्टेबल हो रहे, फॉर्मलाइज होकर स्टेबल हो रहा है अब। तो उनका उस फॉर्मलाइज्ड पैटर्न में टैक्स एम्बिट को देखना, उन प्रक्रियाओं में कैसे अब वो प्रोडक्शन करके रेवेन्यू फाइल करते हैं, कैसे टैक्स फाइल करते हैं, कैसे इनपुट क्लेम करते हैं, जो इनपुट टैक्स उनको आना होता है, ये सारी प्रक्रियाओं को समझना ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री को रिवाइव होने के लिए तो एटलीस्ट 3-4 साल चाहिए। तो हमारे सामने असल पिक्चर आएगी जब हम इसको भी थोड़ा समय के बाद ऑब्जर्व करेंगे। अगला उन्होंने कहा डीमोनेटाइजेशन के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब देखिए उधर से डीमोनेटाइजेशन किया, जुलाई 2017 में जीएसटी लागू कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी लागू होने की वजह से इतने बड़े स्तर पर आपने जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सारे आपने क्लब कर दिए। सबसे बड़ी बात, जीएसटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिजिटल वे में करना है, ये दूसरी बड़ी चीज़ थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के आपको इनवॉइस अपलोड करने रहते हैं। अब ये सारी चीज़ों में सरकार एक तो ये देखना कि जीएसटी कंप्लायंस कराए लोगों से, दूसरा ये देखना कि जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव हो, कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो, बेस बढ़ सके जीएसटी का, लोगों को गाइड करना कि जीएसटी में काम कैसे करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जल्दी सप्लाई करना। ये सारी चीज़ों में अब कितने जीएसटी में 1 साल के अंदर ही परिवर्तन आते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, कितने टैक्स रेट वॉलेटाइल रहे, कितनी स्लैब्स ऊपर नीचे गई, कितने आर्टिकल्स इन हुए, कितने आर्टिकल्स आउट हुए, ये सारी प्रक्रिया को एक स्थायित्व इस बार के बजट में निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ये जो इतनी जल्दी जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग होती है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। इसे सेमेस्टर पे कन्वर्ट किया जाए कि 6 महीने में एक मीटिंग की जाए, एटलीस्ट एक टैक्स 6 महीने तक तो चले। वो हम हर महीने उसको बदल रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड। क्वार्टर बेसिस पे नहीं, नॉट एट ऑल गुड। इस तरह के प्रावधान अब लाए जा रहे हैं जिससे एक स्टेबिलिटी आएगी, और उस स्टेबिलिटी का एक नतीजा 2017 में अगर कुछ आया है तो 2020 तक का 3 साल का जुलाई तक का समय तो चाहिए क्रिस्टलाइज होने में कि अब जीएसटी कैसी यील्ड दे रहा है, ताकि फर्दर 5 साल की एक फॉरकास्ट की जा सके। आई बात समझ में? न्यू कॉर्पोरेट टैक्स ऑर्डर, आप इसी समय में एक नया कॉर्पोरेट टैक्स ऑर्डर लेकर के आ गए, यानी कि जो लोग चाहते हैं वो नए टैक्स ऑर्डर में आ जाएं कॉर्पोरेट टैक्स में, यानी कि कोई एग्जम्पशन ना लें
और जो न्यू टैक्स रेट है इसको अपना लें, या जो लोग ओल्ड टैक्स रेट पर ही चलना चाहते हैं और एग्जम्पशन ले रहे हैं तो वो उस फॉर्मेट में, मतलब आपने डबल प्लेटफॉर्म लोगों को दिया कॉर्पोरेट टैक्स में। यही आपने इस बार के बजट में इंडिविजुअल को भी दे दिया इनकम टैक्स में, कि अगर आप किसी तरह के एग्जम्पशंस लेते हैं तो फिर आप वही टैक्स रेट फॉलो करिए जो पहले था। अगर आप किसी तरह के एग्जम्पशंस नहीं ले रहे हैं कोई भी, तो फिर आप नया वाला टैक्स रेट फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से एक नया ही तरह का कॉर्पोरेट टैक्स ऑर्डर आ गया। इस कॉर्पोरेट टैक्स ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिवली समझने में, इसके कंप्लायंस को फॉलो कराने में, लोगों का माइंड सेटअप होने में, कंपनीज का माइंड सेटअप होने में कि विच रिजिम इज़ मोर फ्रूटफुल, वो बाकी कंपनियों को देख रहे हैं, उनकी आउटकम को देख रहे हैं, वो सारा एवेल्यूएशन कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये 2019 में ही हुआ है। 2019 सितंबर के अराउंड आपने ये कदम उठाया, तो इसको कम से कम 6 महीने साल लगेंगे अभी कुछ आउटकम देने में, जिससे आप फिर ये तय कर पाएंगे कि आपको आगे कैसी प्रक्रिया फॉलो करनी है। प्राइवेटाइज अ लार्ज सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपने देखे इस समय के दौरान बड़े लेवल पर सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया अपनाई गई है। 1.05 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया था, इस बार तो 2,10,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें, अगर हम भारत पेट्रोलियम की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, आपने इन सब को लेकर के इनका एक प्राइवेटाइजेशन का दौर चलाया है। ये प्राइवेटाइज होती हैं, आपको कितना डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर मनी प्रोसीड होकर के आती है, प्राइवेटाइज होकर के इनकी वर्किंग एफिशिएंसी में कितनी एक्सपर्टीज़ आती है। जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद इनके इनिशियल पब्लिक ऑफर IPOs कितने का आ रहे हैं, लोग इनके शेयर कितने में ले रहे हैं, फिर जब सेबी की चेक में ये आ जा रही हैं तो ये कितना का परफॉर्म कर रही हैं। जैसे LIC का इस बार IPO लॉन्च होगा। इस तरह से ये जो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उनकी मैनेजमेंट में, उनकी वर्किंग में और उनके आउटपुट में क्या ग्रोथ, क्या इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, इसके लिए वी नीड सम टाइम। और वो जब तक नहीं दिखेगा क्रिस्टलाइज होकर के प्रॉपर, एक ट्रेंड सेटअप नहीं कर पाएंगे हम। और जब तक ट्रेंड में गड़बड़ रहेगा तो हम फॉरकास्ट भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसके बेसिस पे 5 साल का जो प्रबंध कर देंगे हम आगे का, वह भी फेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए इसको वर्क करने दीजिए, फिर देखते हैं ये क्या होता है। बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया ना अपनी इकोनॉमी का। PSUs प्राइवेटाइज कर रहे हैं आप, कॉर्पोरेट टैक्स को आपने नए ऑर्डर में ढाल दिया, डीमोनेटाइजेशन आपने इतने बड़े लेवल पर कर दिया, GST आपने लागू करके रख दिया, मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क आप नए लेकर के आए हैं। दीज आर द वेरी बिग मैक्रो